यस स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। दैट इज हीट। हीट ओके। हीट होता क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। एंड हीट जो होता है ऑलवेज आपके जो हॉटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे ऑलवेज कोल्डर ऑब्जेक्ट्स की ओर ट्रांसफर होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। ओके, जस्ट अ मिनट। हीट, यू नो दैट वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। ये आपको पता ही है कि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो एनिमल फाइबर्स से बने होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। एंड जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं हम जो प्लांट से फाइबर्स बनाते हैं उनसे बने होते हैं। वी वियर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। एंड हम वुलन क्लॉथ्स कब वियर करते हैं? विंटर्स में, सर्दी के टाइम हम वुलन क्लॉथ्स वियर करते हैं जब बाहर ठंड होती है। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। एक्चुअली में वुलन क्लोथ्स करते क्या है? वुलन क्लोथ्स हमें वार्म रखते हैं, मतलब गर्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज हॉट। और जब ज़्यादा गर्मी होती है, हॉट होती है जब, ठीक है, जब गर्म होता है सब कुछ, तो हम उस टाइम क्या करते हैं? लाइट कलर्ड के क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स डालना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब कि ज़्यादा पसंद करती है। दिस गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। इससे हमें मतलब थोड़ा ठंडा ठंडा से महसूस होता है। यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ्स आर सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। एंड आपने कभी ये सोचा होगा कि मतलब हम गर्मियों में ही कॉटन क्लॉथ्स क्यों डाल रहे हैं, या फिर हम सर्दियों में वुलन क्लॉथ्स क्यों वियर करते हैं, क्यों डालते हैं? ओके, इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। विंटर्स में क्या होता है, ठंड के टाइम में क्या होता है कि आपको घर के अंदर क्या ठंड लगती है। इफ़ यू कम आउट इन द सन, अगर आप बाहर सन में आ जाते हो, सूरज की किरणों में आ जाते हो, यू फील वार्म, तो आपको वार्म लगने लग जाता है, गर्म लगने लग जाता है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। एंड समर्स में इससे बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, समर्स में क्या होता है, गर्मी के टाइम में क्या होता है, आपको इनफैक्ट अपने घर के अंदर भी गर्मी लगती है। ओके, हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? तो मतलब हमें ये कैसे पता लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या फिर ठंडा है? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज? एंड हमें ये कैसे पता लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा ठंडा या कितना ज़्यादा गर्म है? हाउ मच कोल्ड इट इज? ओके, in this chapter we shall try to seek answers to some of these questions. इस चैप्टर में हम इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश करेंगे। ओके, हॉट एंड कोल्ड मतलब ठंडा और गर्म होता क्या है? इन आर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अपना डेली बेसिस पे, अपना डेली डे टू डे लाइफ में हमें बहुत से ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। कुछ उनमें से ठंडे होते हैं एंड कुछ उनमें से गर्म होते हैं। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। आपको पता है जो हम चाय बनाते हैं वो गर्म होती है, एंड जो हमारी आइसक्रीम्स वगैरह या आइस क्यूब्स होती हैं वो हमारी ठंडी होती हैं। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज कॉमनली इन टेबल 3.1। आपके पास जो ये टेबल गिवन है, आपने यहाँ पे कुछ हॉट और कुछ कोल्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताना कि जैसे आइसक्रीम कोल्ड होती है। स्पून इन अ टी कप, अगर हम कोई स्पून रख देते हैं टी कप में तो वो कैसा होता है? वार्म हो जाता है। फ्रूट जूस कोल्ड होता है। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, ये भी हॉट होता है ना, फ्राइंग कर रहे हैं, उसको कुछ फ्राई कर रहे हैं उसमें। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, मतलब हमने ऐसे ऑब्जेक्ट्स को टच नहीं करना है जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव। जब भी हम कभी कोई मोमबत्ती को जो जल रही होती है मोमबत्ती, उसको हैंडल करते हैं, किसी स्टोव को हैंडल करते हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं ना। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो नीचे हमारे पास 3.1 टेबल में जो कुछ कंटेंट लिखा हुआ था उनमें से कुछ हमारे पास हॉट होता है एंड कुछ कोल्ड होता है। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर होटर देन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स। एक तो होता है कि हॉट है, ठीक है, गर्म है। एक होता है बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का पता है ना कि कुछ चीज़ें क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। हाउ हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज होटर देन द अदर? तो आप ये कैसे डिसाइड कर पाओगे कि कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कि अगर आपके पास टू हॉट ऑब्जेक्ट्स गिवन है तो आप कैसे
बताओगे कि ये ज़्यादा गर्म, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म है, ये सेकंड वाला ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म है। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। ऐसा तो हम मतलब आप तो यही सोचोगे कि हम टच करके बता देंगे, बट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, कि जो बट जो हमने टच करके देखा, क्या हम उसी पे रिलाई कर सकते हैं कि हाँ कितना ज़्यादा गर्म है ये? लेट अस फाइंड आउट। अब आपके पास एक्टिविटी है यहाँ पे 3.1। आपने क्या करना है, टेक 3 स्मॉल टब्स और कंटेनर्स। आपने ऐसे 3 स्मॉल टब्स या कंटेनर्स लेने हैं, उन पे आपने नंबरिंग कर देनी है, जैसे ये ए टब है, ये बी टब है, ये सी टब है। अब आपने क्या करना है, पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी। अब आपने क्या करना है, आपने ए कंटेनर में हॉट वाटर डालना है एंड बी कंटेनर में आपने कोल्ड वाटर डालना है, एंड सी में आपने इन दोनों को मिक्स करके डालना है। सी में मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी। सी में आपने थोड़ा हॉट वाटर डालना है एंड थोड़ा कोल्ड वाटर डालना है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए एंड द राइट हैंड इन कंटेनर बी। अब आपने क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को आपने ए कंटेनर में डुबोना है, डालना है, एंड राइट हैंड को आपने बी कंटेनर में डालना है। After keeping the hands in the two containers for 2 to 3 minutes, put both the hands simultaneously in container C। अब 2 to 3 मिनट्स आपने इनमें डाल के रखना है ए एंड बी कंटेनर्स में। उसके बाद आपने अपने दोनों हैंड्स निकालने हैं कंटेनर्स से, एंड इन दोनों हैंड्स को सिमल्टेनियसली आपने इस थर्ड कंटेनर में डालना है। ठीक है, डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग। अब आपने ये बताना है कि आपके जो दोनों हैंड्स हैं उनमें सेम फीलिंग्स आ रही हैं। Bujo says, my left hand tells me that the water in mug C is hot and the right hand tells me that the same water is cold. What should I conclude? अब बूजो क्या कह रहा है कि जो मेरा लेफ्ट हैंड है ना, उससे मुझे ये पता चल रहा है कि जो सी कंटेनर में मग है वो हॉट है, गर्म है, और मेरा राइट हैंड क्या बता रहा है कि जो यहाँ पे वाटर है वो कोल्ड है। बट शुड आई कंक्लूड, तो मुझे इससे क्या कंक्लूड करना चाहिए? Bujo confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold। अब यहाँ से जो बूजो ने मतलब कि जो बूजो को कंफ्यूजन हुआ है, इससे हम ये तो आइडिया लगा सकते हैं कि जो हमारी सेंस ऑफ टच होती है हम ऑलवेज इस पर रिलाई नहीं कर सकते। ओके, समटाइम्स इट मे डिसीव अस। ऐसा हो सकता है कि समटाइम हमें ये धोखा दे, मतलब कि हमें जो मेन रिजल्ट होना चाहिए वो ना हमें पता चले। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज? तो हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा गर्म है? ओके, अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। ओके, जो हमारे पास एक रिलायबल मेजर होता है कि जिसपे हम विश्वास कर सकते हैं, वो हमारे पास हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, जो हम फाइंड जिसको हम बोलते हैं कि टेम्परेचर। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा गर्म या कितना ज़्यादा ठंडा है, ये हम उसको उसके टेम्परेचर से बता सकते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस का थर्मोमीटर। टेम्परेचर जो होता है इसको हम एक डिवाइस से मेजर कर सकते हैं, एक यंत्र होता है जिससे हम इसको मेजर कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। नेक्स्ट इज मेजरिंग टेम्परेचर। हमने यहाँ पे क्या टेम्परेचर को मेजर करना है। हम हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? क्या आपने कभी थर्मोमीटर देखा है? यस टेल मी, आपने देखा है कभी थर्मोमीटर? देखा होगा आपने, ऑफ कोर्स देखा होगा। आपने डॉक्टर्स के पास देखा होगा, जब भी आप बीमार होते हो और डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, या तो आपके माउथ में थर्मोमीटर पुट करता है, या फिर आपको आजकल आर्म्स में रखने के लिए भी देते हैं थर्मोमीटर, कि आप अगर आर्म्स में रखोगे थर्मोमीटर, अपने यहाँ पे आर्म के बीच में रखोगे यहाँ पे, तो उससे भी आपका टेम्परेचर पता चल जाता है। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर। मतलब अब आप ये रिकॉल याद करने की कोशिश करो, जब आप या आपकी फैमिली में कोई बीमार होता है, उसको कभी फीवर होता है, द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर। जो टेम्परेचर होता है हम उसे किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर। जिस टेम्परेचर से हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, उस टेम्परेचर को, उस थर्मामीटर को हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर। वो कौन सा थर्मामीटर होता है? क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। hold the thermometer hold the thermometer hold the thermometer in your hands and examine it carefully। आपने क्या करना है
इस क्लिनिकल थर्मामीटर को अपने हैंड में लेना है एंड इसको आपने मतलब कि ध्यान से देखना है, इसको एग्जामिन करना है। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड से भी मतलब कि शेयर कर सकते हो। अ क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 3.2। जो आपके पास ये फिगर दिखाई हुई है, आपका जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो सेम एज इट इज ऐसा ही होता है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ये एक लॉन्ग मतलब कि एक लंबी, नैरो मतलब कि जैसे ये है ना, ये एक नैरो है ना, नैरो नैरो एंड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब कि जिसका जो शेप है, साइज जो है वो यूनिफॉर्म होता है। ग्लास ट्यूब मतलब कि कांच की ट्यूब से बना होता है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, एंड इसमें मतलब कि यहाँ पे वन एंड में इसमें यहाँ पे बल्ब होता है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, दिस बल्ब कंटेन मर्करी। और इस बल्ब में क्या होती है, मर्करी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, मर्करी प्रेजेंट होती है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी कैन बी सीन। एंड ये जो आपका बल्ब होता है ना, इसके बाहर आपको एक मर्करी का थ्रेड, मर्करी का धागा दिखाई देता है। ओके, इफ यू डोंट सी द मर्करी थ्रेड, रोटेट द थर्मामीटर अ बिट टिल यू सी इट। अगर आपको मरकरी का थ्रेड नहीं दिख रहा है तो आपने अपने थर्मामीटर को रोटेट करके देखना है, तो आपको मतलब कि जो मरकरी का थ्रेड है वो शायद दिख जाए। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मामीटर। आपको यहाँ पे थर्मामीटर पे एक स्केल भी दिखाई देता है ना, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। The scale we use is Celsius scale indicated by degree Celsius। जो हम अपने क्लिनिकल थर्मामीटर्स में जो हम स्केल यूज करते हैं वो कौन सा स्केल होता है यहाँ पे, सेल्सियस स्केल, जिसको हमने यहाँ पे इंडिकेट किससे किया होता है, डिग्री सेल्सियस से। Bujo wondered which of the two skills shown in figure 3.2 he should read। अब बुजो ये सोच रहा है कि फिगर 3.2 में जो स्केल्स दिखाए उनमें से इसको कौन से स्केल को रीड करना चाहिए। अब ये देखो, यहाँ पे ऊपर 37 डिग्री वाला भी दिखा हुआ है और नीचे ये 8 10 ये भी दिखाया हुआ है। अब मुझे ये पूछना चाहता है कि इन दो स्केल्स में से जो 36 37 वाला स्केल बनाया हुआ है ऊपर, या जो नीचे ये 8 10 वाला स्केल्स बनाया हुआ है, इन दोनों में से कौन सा स्केल को रीड करना चाहिए। Paley told him that India has adopted the Celsius scale and we should read that scale। अब जो पहेली है उसे क्या बताती हैं कि इंडिया में हम मेनली सेल्सियस स्केल को यूज करते हैं एंड हमें उसी को ही रीड करना चाहिए। द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 108 डिग्री इज द फैरनीट स्केल। जो अगर मतलब कि जो दूसरा स्केल यहाँ पे गिवन है 94 to 108 डिग्री का, इस स्केल को हम बोलते हैं फैरनीट स्केल एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री एफ से। इट वॉज इन यूज अर्लियर, ये यहाँ पर पहले यूज किया जाता था इंडिया में। अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। एंड जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ये कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर को रेंज को मेजर करता है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ओके, जो हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर्स होते हैं जिनसे हम अपने टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, उनमें जो रेंज होती है वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड हम अपने क्लिनिकल थर्मामीटर्स में डिग्री सेल्सियस को यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस वाले थर्मामीटर को ही रीड करते हैं, डिग्री सेल्सियस वाले स्केल को ही रीड करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर एक्टिविटी 3.2, रीडिंग अ थर्मामीटर। अब हमें बताया कि हमने थर्मामीटर को रीड कैसे करना है। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर। चलो आओ हम थर्मामीटर को कैसे रीड करना है इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। सबसे पहले हमने क्या, जो हमारे पास डिफरेंट मतलब कि जो हमारे पास जो टू बिगर मार्क्स हैं उनके बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस जो मेंशन किया हुआ है उसको देखना है हमने। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स शोन बाय स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दीज मार्क्स। उसके बीच में जो स्मॉलर डिविजन्स बनाई हुई है फिर हमने उनको देखना है। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देर आर 5 डिविजन्स बिटवीन दम। अब आपने सपोज क्या करना है यहाँ पे कि जो बिगर मार्क्स है ये 1 डिग्री को मेजर करता है, तो यहाँ पे जो बीच में 5 डिविजन्स है इनके बीच में, ठीक है, तो हमने उसको देखना है। तो उसमें से जो 1 स्मॉल डिवीजन है वो कितने डिग्री के इक्वल होगी, 0.2 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगी। ओके, मैं आपको यहाँ पे दोबारा से जो आपके पास थर्मामीटर गिवन है उसके अकॉर्डिंग दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, जैसे अब आपके पास ये है,
यहाँ पे 36 to 37 डिग्री सेल्सियस वाला जो यहाँ पे टेम्परेचर स्केल है ये दिखाया हुआ है। अब आपने देखना है कि इस 36, ये जो यहाँ पे जो बड़ा एरो करके दिखाया हुआ है एंड यहाँ पे 37 जो बड़ा एरो करके दिखाया हुआ है, इसके बीच में हमने डिविजन्स देखने हैं। सपोज करो इसके बीच में ये 5 डिविजन्स हैं, ठीक है। तो जो एक डिवीजन हुई ये किसके इक्वल होगी, 0.2 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगी। ओके, अगर यहाँ पे बीच में 10 डिविजन्स हुई जो ये जैसे हमारे मेजरिंग स्केल्स में होती है जो हम यूज करते हैं, तो ये जो 1 डिवीजन है किसके इक्वल होगी, 0.1 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगी, ठीक है। बट यहाँ पे 36 to 37 के बीच में 5 डिविजन्स होती हैं, तो इसलिए जहाँ पे 1 डिवीजन होती है वो किसके इक्वल होती है, 0.2 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होती है। ओके, वॉश द थर्मामीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। हमने अपने थर्मामीटर को वॉश करना है, दो साफ करना है उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ। होल्ड इट फार्मली एंड गिव इट अ फ्यू जग्स। उसके बाद हमने इसको अच्छे से होल्ड करना है एंड इसको कुछ बार ऐसे ऐसे हिलाना है। द जग्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। जब हम इसको ऐसे बार बार हिलाते हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर बार बार इसको हिलाते हैं, तो जब हम इसको जर्क करते हैं, हिलाते हैं, तो जो उसमें मर्करी प्रेजेंट होती है ना वो दोबारा से नीचे आ जाती है जहाँ पे आपका इसमें बल्ब प्रेजेंट होता है। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। एंड आपने जब इसको आप जर्क करते हो, बार बार हिलाते हो, तो आपने देखना है कि जो मर्करी है ना वो 35 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर वहाँ पे मतलब कि आपके स्केल पे लिखा हुआ है उससे डाउन, उससे नीचे होनी चाहिए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर, नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर यूर टंग। अब आपने क्या करना है, ये जो बल्ब होता है थर्मामीटर का, इसको आपने अपने टंग के नीचे रखना है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। अब आपने क्या करना है, 1 मिनट के बाद आपने क्या करना है, थर्मामीटर को बाहर निकालना है एंड देखना है कि यहाँ पे जो रीडिंग है वो कहाँ तक आई है। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। एंड यहाँ जहाँ पर आपकी रीडिंग आती है ये आपका क्या है, बॉडी का टेम्परेचर। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट्स। जो टेम्परेचर होता है हमें इसको हमेशा इसकी यूनिट्स के साथ ही मेंशन करना चाहिए। हमारा जो टेम्परेचर होता है हम उसको किस में मेंशन करते हैं, डिग्री सेल्सियस में। ओके, यहाँ पे जो ये प्रेजेंट है ये डिग्री है, ये सेल्सियस है। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर, मतलब कि जब आपने अपनी बॉडी का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड करते हो। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। कि जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। और ये आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा हम उसके यूनिट्स के साथ मेजर करते हैं। पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वॉरिड एज इफ वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। अब जो पहेली है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को एक बार मेजर करके देखती है, तो वो देखती हैं कि उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है। तो वो अब सोचने लग जाती है ना, तब वो मतलब कि सोचने लग जाती है कि ऐसा क्यों है। लेट अस ट्राई टू एश्योर पहेली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर। अब हमने पहेली को एश्योर करना है कि ऐसा कुछ भी इसके साथ रॉन्ग नहीं हुआ है। Measure the body temperature of some of your friends at least 10 विद अ क्लिनिकल थर्मामीटर। अब आपको क्या बोला गया है कि आपने अपने फ्रेंड्स का टेम्परेचर मेजर करके देखना है थर्मोमीटर की हेल्प से। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 3.2। एंड आपको जो पीछे यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ था, यहाँ पे अपने आपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है 3.2 में। ओके, इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। अब आपने मुझे ये बताना है कि जो आपने अपने 10 फ्रेंड्स का बॉडी टेम्परेचर मेजर किया है, क्या वो सभी फ्रेंड्स का 32 डिग्री सेल्सियस ही है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर आपके फ्रेंड का ऐसा नहीं हो सकता कि सभी फ्रेंड्स का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही हो। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। ये थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा बहुत, स्लाइटली बिल्कुल ही थोड़ा हाइयर भी हो सकता है उससे, या थोड़ा कम भी हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। ठीक है, हम एक्चुअली एवरेज बॉडी टेम्परेचर
एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर। हम नॉर्मल टेम्परेचर एक्चुअली किसको बोलते हैं कि जब हम कोई सर्वे करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पर्सनस का, मोस्ट ऑफ द पीपल्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो सिमिलर आए ऑलमोस्ट, तो हम उसको बोल देते हैं एवरेज बॉडी टेम्परेचर। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइंड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसको सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को ही मेजर करने के लिए बनाया गया है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मल केसेस में वो 35 डिग्री सेल्सियस से कभी भी कम नहीं जाता एंड 42 डिग्री सेल्सियस से कभी भी ज़्यादा नहीं जाता। दैट्स द रीज़न दैट दिस थर्मोमीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। यही रीज़न है कि जो हमारा क्लिनिकल टेम्परेचर होता है इसमें जो रेंज मेंशन होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही मेंशन होती है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता और 42 डिग्री सेल्सियस से अबव नहीं जाता। ओके, बुजो गॉट, जस्ट a minute. Bhujo got a naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer. पहली stopped him from doing so. अब जो भोजो है वो थोड़ा नोटी है, तो उसके माइंड में एक नोटी आइडिया आता है। ठीक है, वो सोचता है क्यों ना मैं हॉट मिल्क का टेम्परेचर इस क्लिनिकल थर्मामीटर के साथ मेजर करूं। ठीक है, पहली उसको स्टॉप करना चाहती है, पहली उसको स्टॉप करती है ऐसा करने से। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। आप ना जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं इसको किसी और की ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम। एंड आपको थर्मामीटर को या तो मतलब सन के पास नहीं रखना चाहिए, सन की डायरेक्ट रेज में नहीं रखना चाहिए और ना ही किसी फ्लेम के पास रखना चाहिए, इट मे ब्रेक। तो ये अगर आप ऐसा करोगे तो ये टूट जाएगा। लेबोरेटरी थर्मामीटर, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था, क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। अब हम किसके बारे में रीड करेंगे, लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। तो हम जो और अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका टेम्परेचर फिर हम कैसे मेजर करेंगे, ये तो हमने देख लिया कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उससे हम सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो हमें अगर किसी और की बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है या किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना है तो वो हम कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए हमारे पास होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मामीटर्स, वन सच थर्मामीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए हमारे पास लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। द टीचर विल शो यू द टीचर विल शो यू दिस थर्मामीटर। जो आपके टीचर हैं वो आपको इस थर्मामीटर को दिखाएंगे, क्योंकि आपके स्कूल्स में लैब्स में इजीली प्रेजेंट होता है ये। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ओके, क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के थर्मामीटर को यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। ओके, जैसे मैक्सिमम या फिर मिनिमम टेम्परेचर कितना था आपके प्रीवियस डे का, आपके पिछले दिन का जो था, अगर आपको डे का मतलब कि थर्मामीटर मेजर करना है कि उस डे में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था और मिनिमम टेम्परेचर क्या गया पिछले डे में, तो वो आप एक वेदर रिपोर्टर्स जो होते हैं एक थर्मामीटर को यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। ओके, look at it carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure। ठीक है, आपने आपके पास ये जो यहाँ पे थर्मामीटर बनाया हुआ है, ये आपके पास कौन सा थर्मामीटर है, ये आपके पास लेबोरेटरी थर्मामीटर है। एंड आप इसमें देखो, आप इसमें मैक्सिमम और मिनिमम कितना टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक रेंज है आपके पास, 1 to 100 रेंज मेंशन है, -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज मेंशन होती है यहाँ पे। The range of a laboratory thermometer is generally from -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसमें जो टेम्परेचर मेजर करने की जो रेंज मेंशन होती है वो होती है आपकी -10 डिग्री सेल्सियस से
110 डिग्री सेल्सियस तक। ऑल्सो यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है, आपने मतलब कि क्लिनिकल थर्मामीटर में भी ये रेंज थोड़ा देखा था। फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मामीटर, अब आपने देखना है कि इस थर्मामीटर में जो स्मॉल डिवीजन्स होती हैं वो कितनी होती हैं। ओके, यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली, आपको इसमें स्मॉल डिवीजन्स को इसलिए देखना है क्योंकि अगर आप थर्मामीटर को करेक्टली मेजर करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए। ओके, लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मामीटर इज यूज्ड। चलो आओ अब हम इस बारे में पढ़ते हैं कि हम इस थर्मामीटर को कैसे यूज करेंगे। ओके, आपके पास एक एक्टिविटी है आगे, एक्टिविटी 3.4, टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा टैप वाटर, थोड़ा सा टूंटी वाला वाटर अपने बीकर या मग में लेना है। डिड द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। अब आपने क्या करना है, इसमें मग में या बीकर में अपना थर्मामीटर को डिप करना है। आपने ध्यान रखना है कि जो आपका बल्ब होता है ना, ये आपका बल्ब है, ठीक है ना, ये आपका बल्ब ऑफ द थर्मामीटर, जो आपका बल्ब है थर्मामीटर का वो प्रॉपर वे से आपके वाटर में डिप होना चाहिए। और आपने ये ध्यान भी रखना है कि जो बल्ब है आपके थर्मामीटर का, ये आपके कंटेनर से ऐसे टच नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपके कंटेनर के साथ टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, आपने थर्मामीटर को वर्टिकली होल्ड करके रखना है, मतलब कि स्टैंडिंग पोजीशन में। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्करी इन द थर्मामीटर, अब आपने इसमें जो मर्करी प्रेजेंट होती है आपकी थर्मामीटर में, आपने मर्करी की मूवमेंट को नोटिस करना है। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टेडी, एंड आपने तब तक वेट करना है जब तक आपका जो मर्करी का थ्रेड है जो बीच में मूवमेंट कर रहा है वो स्टेडी ना हो जाए, मतलब कि वो अपना मूवमेंट करना बंद ना कर दे, स्टॉप ना हो जाए। In addition to the precautions to be taken while reading a clinical thermometer, the laboratory thermometer should be kept upright, not tilted. Okay, जैसे हम मतलब कि क्लिनिकल थर्मामीटर के टाइम कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस यूज कर रहे थे, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर के टाइम आपने क्या ध्यान रखना है कि आपका जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो मतलब कि ऐसे सीधा होना चाहिए, बिल्कुल जैसे इसमें दिखाया हुआ, टिल्ट नहीं होना चाहिए किसी भी साइड। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड, एंड जो इसका आपके थर्मामीटर का जो बल्ब है, इस बल्ब के आसपास सारी जगह मतलब कि अच्छे से आपके जिस भी सब्सटेंस का आप टेम्परेचर मेजर करना चाहते हो उसमें अच्छे से डिप हो ये, ठीक है। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, एंड जो आपका बल्ब है ना ये आपके कंटेनर के सरफेस से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, जैसे आपके यहाँ पे कंटेनर का सरफेस ये है एंड आपका थर्मामीटर यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट है, आपके बल्ब ऑफ थर्मामीटर, ठीक है। तो ये चीज भी आपने इसमें ध्यान रखनी है। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम, नॉट द रीडिंग। अब आपने यहाँ पे रीडिंग करना है कि क्या रीडिंग आई है, एंड आपने यहाँ पे टेम्परेचर को मेजर करना है कि आपके वाटर का टेम्परेचर क्या है इस टाइम। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास, एंड आपके सभी क्लास के बच्चों ने जो टेम्परेचर नोट किया आपने उसको भी रिकॉर्ड करना है। ओके, Bujo now understands why clinical thermometer cannot be used to measure high temperature. अब बुजो को ये अंडरस्टैंड हो गया है कि हम क्लिनिकल थर्मामीटर्स को क्यों यूज नहीं करते हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए। क्यों नहीं करते वैसे, क्योंकि उसमें जो टेम्परेचर रेंज होती है वही इतनी कम होती है, वहाँ पे तो सिर्फ टेम्परेचर रेंज ही 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस है, मतलब वो सिर्फ इसी के बीच का रेंज ही मतलब कि अच्छे से मेजर कर सकता है ना, उसमें और रेंज तो मेंशन है ही नहीं है। बट स्टिल वंडर वेदर अ लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर। अब वो ये सोच रहा है कि जो उनका लेबोरेटरी थर्मामीटर है क्या वो उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकता है। वट यू आर थिंकिंग, आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, क्या यहाँ पे कोई वेरिएशन आएगी रीडिंग में। डिस्कस द पॉसिबल रीजन, लेट अस ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, अब वैसे आपको क्या लगता है कि वेरिएशन आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए ना, टेम्परेचर तो सेम है, सेम टाइम आप मेजर कर रहे हो तो वेरिएशन तो नहीं आएगी। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग। अब आपके पास एक्टिविटी है 3.5, आपने क्या करना है, एक मग लेना है, ठीक है, आपने उसमें हॉट वाटर डालना है, मतलब गर्म पानी डालना है। डिप द थर्मामीटर इन वाटर, अब आपने इस वाटर के अंदर थर्मामीटर को डिप करना है। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर, एंड आपने इसमें तब तक वेट करना है जब तक आपका जो मर्करी का थ्रेड है वो स्टेडी ना हो जाए, एंड आपने वहाँ पे उसका टेम्परेचर नोट करना है।
नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर, अब आपने थर्मामीटर को वाटर से निकालना है। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन नाउ, अब आपने देखना है कि क्या होता है। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्करी बिगिंस टू फॉल। अब आप क्या देखोगे, जैसे ही आप इस थर्मामीटर को बाहर निकालते हो, जो आपका मर्करी का लेवल है वो आपके थर्मामीटर द्वारा से वापस जाना लगेगा, ठीक है, डाउन होने लगेगा। द लेवल ऑफ मर्करी बिगिंस टू फॉल, दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मामीटर में आपको टेम्परेचर तभी मेजर करना पड़ता है जब वो वाटर के अंदर प्रेजेंट है। यू मे रिकॉल दैट व्हाइल टेकिंग योर ऑन टेम्परेचर, बट आपने ये देखा होगा जब आप अपना खुद का टेम्परेचर मेजर करे थे, यू हैव टू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। यहाँ पे आपको क्या करना था, थर्मामीटर को बाहर निकाल के, अपने माउथ से बाहर निकाल के आप चेक करते हो कि क्या रीडिंग आई है। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर, क्या अब आपको लग रहा है कि आप लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज कर सकते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन दी हुई है कि आपका जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जब वो आपके माउथ में प्रेजेंट होता है तो आप उसको बाहर निकाल के अपना टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, आप अपना टेम्परेचर देख सकते हो कि क्या आया था। ठीक है, बट आपका जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है जब वो वाटर में डिप होता है, आपने उसमें तभी टेम्परेचर को नोट करना है कि क्या टेम्परेचर आया, क्योंकि जब आप उसको वाटर से बाहर निकालते हो तो जो मर्करी का लेवल होता है ना वो दोबारा से डाउन जाना शुरू हो जाता है। ओके, तो इसलिए आप कभी भी लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज नहीं कर सकते अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ओके, इट इज नॉट कन्वीनियंट। Bujo wondered why the level of mercury should change at all when the bulb of the thermometer is brought in contact with another object। अब बुझो ये सोच रहा है कि जो मरकरी इसमें प्रेजेंट है उसका जो लेवल है, उसका जो बल्ब में जो मरकरी प्रेजेंट है उसका लेवल चेंज क्यों होता रहता है अगर हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डालते हैं। ठीक है, ऑब्वियस। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, बॉडी टेम्परेचर जो है आप अपना क्लिनिकल थर्मामीटर से मेजर करते हो, ठीक है, कभी भी लेबोरेटरी थर्मामीटर से यूज़ नहीं करते, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मामीटर को जैसे ही आप वाटर से बाहर निकालते हो तो उसमें जो मर्करी का लेवल होता है वो दोबारा फिर डाउन जाने लगता है। बट आपका जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, जैसे ही आप उसको अपने माउथ से बाहर निकालते हो उससे अपना टेम्परेचर अच्छे से मेजर कर सकते हो। तो इसलिए आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए हम सिर्फ क्लिनिकल थर्मामीटर ही यूज़ कर सकते हैं। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? अब आप ये सोचोगे कि जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जब हम उसको अपने माउथ से बाहर निकालते हैं तो उसमें जो मर्करी का लेवल होता है वो क्यों नहीं डाउन जाता दोबारा से। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, अब आप क्लिनिकल थर्मामीटर को ध्यान से दोबारा फिर देखो। डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब, क्या आपको वहां पे कोई किसी टाइप का किंक नजर आता है बल्ब के पास। किंक होता है कि थोड़ा मतलब देखो यहाँ पे भी दिखा हुआ है ये किंक है यहाँ पे। ओके, बट इज द यूज ऑफ द किंक, एंड यहाँ पे जो किंक होता है उसका यूज क्या होता है। इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ऑन, ये क्या करता है कि जो आपका मर्करी लेवल होता है ना वो अपने आप ही द्वारा से डाउन ना आए, ये इसको प्रिवेंट करता है। किंक का क्या रोल होता है यहाँ पे कि जो आपका मर्करी का लेवल है वो द्वारा से डाउन ना आए, यहाँ पे किंग किस चीज को प्रिवेंट करता है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके क्लिनिकल थर्मामीटर्स होते हैं जिससे हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं उनकी बल्ब की एंड पे किंक प्रेजेंट होती है। एंड किंक यहाँ पे फंक्शन क्या परफॉर्म करती है, किंक क्या करती है कि जो मर्करी का लेवल होता है जब हम उसको अपने माउथ से बाहर निकालते हैं तो मर्करी के लेवल को फॉल नहीं होने देती अपने आप। ओके, मर्करी का लेवल वहीं पे मेंटेन रह जाता है जब हमने अपने टेम्परेचर को मेजर किया था। देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्करी इन थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर में मर्करी का यूज बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और इसी से सब प्रेजेंट हो उसी से सब होता है। मर्करी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ अ थर्मामीटर ब्रेक। ठीक है, जो मर्करी होता है ये एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, टॉक्सिक मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस है एंड ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इसको डिस्पोज करना जब थर्मामीटर ब्रेक कर जाता है। दिस डेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मर्करी। अब इन दिनों क्या है, डिजिटल थर्मामीटर्स आने लगे हैं, इनमें मर्करी प्रेजेंट नहीं होती। डिजिटल थर्मामीटर्स डोंट हैव मर्करी। ओके, डिजिटल थर्मामीटर्स में मर्करी प्रेजेंट नहीं होती।
क्योंकि जो मरकरी होता है इसको डिस्पोज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसको मतलब कि डिस्पोज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिस्पोज करने का मीनिंग होता है कि इसको फिनिश करना, ठीक है ना। कि अगर हम इसको कहीं पे भी डालेंगे तो ये टॉक्सिसिटी ही क्रिएट करेगी, ये हार्म ही करेगी, ठीक है। अगर कहीं हम इसको अपने अर्थ पे इन्वायरमेंट में डालते तो वहाँ पे हार्म करेगी, किसी एनिमल ने इसका इंटेक कर लिया तो उसको हार्म करेगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है मरकरी। इसलिए मरकरी को अब जो हमारे पास आजकल जो डिजिटल थर्मामीटर्स आ रहे हैं उसमें मरकरी को यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट। अब हम पढ़ेंगे हीट के ट्रांसफर के बारे में। यस, अब हमने करना है ट्रांसफर ऑफ हीट, कि जो हीट है ना, हीट का ट्रांसफर होता है। You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. Okay, आपने ये नोटिस किया होगा कि कोई फ्राइंग पैन है, अगर हम उसको फ्लेम पे रख रहे हैं तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, आपका जो फ्राइंग पैन है वो गर्म हो जाता है। ओके, इट इज बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। ऐसा क्यों हुआ कि जो आपका फ्राइंग पैन है वो गर्म क्यों हो गया, क्योंकि क्या हुआ कि जो आपकी हीट है वो आपकी फ्लेम से आपके फ्राइंग पैन में ट्रांसफर हो गई है। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया था हीट एक्चुअली होती क्या है, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो जो हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है। ओके, तो आपकी जो फ्लेम है वो हॉट है एंड आपका जो यूटेंसिल था, जो फ्राइंग पैन था वो कोल्ड था। तो आपकी फ्लेम क्या हुआ, फ्लेम से वो ट्रांसफर हो गई आपकी फ्राइंग पैन में। When the pan is removed from the fire, जब आप पैन को फायर से रिमूव कर देते हो, मतलब कि उसको वहां से हटा देते हो, इट स्लोली कूल्स डाउन। अब क्या होगा, जो आपका फ्राइंग पैन है आप देखोगे वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाएगा। वाई डज इट कूल डाउन, अब ये ठंडा क्यों हो गया। सेम थिंग है, अब यहाँ पे जो हीट जो इसमें प्रेजेंट थी, आपके फ्राइंग पैन में जो हीट प्रेजेंट थी, अब क्या हुआ, वो हीट आपके यहाँ से आपका जो इन्वायरमेंट है उसमें ट्रांसफर हो गई है, ठीक है। पहले क्या हुआ, जो हीट थी आपकी वो आपकी फ्लेम से आपके फ्राइंग पैन में ट्रांसफर हुआ। जब आपने अपना फ्राइंग पैन हीट से रिमूव कर दिया, फ्लेम से रिमूव कर दिया, अब आपके फ्राइंग पैन में जो हीट थी प्रेजेंट, अब वो आपके आसपास के इन्वायरमेंट में, आपका इन्वायरमेंट उसके एज कंपेयर टू आपकी यूटेंसिल कोल्डर था, तो अब आपके इन्वायरमेंट में वो जो हीट है वो वहां पे ट्रांसफर हो गई। द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग, क्योंकि क्या हुआ, जब आपकी हीट फ्राइंग पैन में थी वो आपके सराउंडिंग में फ्राइंग पैन के सराउंडिंग में ट्रांसफर हो गई। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटेड ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो आपने इन दोनों केसेस में क्या नोटिस किया है कि जो आपकी हीट होती है ना वो एक हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, फ्लो कर जाती है। बताइए कि जो हॉटर ऑब्जेक्ट था वोटर से कॉल्डर ऑब्जेक्ट में फ्लो कर जाती है। जैसे आपकी पहले जो फ्लेम थी वो हॉट थी, ठीक है, तो वो पहले फ्लेम से कहाँ गया, आपका कॉल्डर ऑब्जेक्ट यूटेंसिल में। अब यूटेंसिल आपका हॉट है एंड आपका सराउंडिंग एज कंपेयर टू कोल्ड है। अब आपकी जो हीट है वो आपकी यूटेंसिल से आपकी सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, इन फैक्ट In fact, in all cases, heat flows from a hotter object to a colder object. इन सभी केसेस में क्या हुआ है कि जो आपकी हीट है वो एक hotter ऑब्जेक्ट से colder ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो गई है। How does heat flow? अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो हीट है ये फ्लो कैसे करती है। Let us investigate. ओके, अब हम इसके बारे में अब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। पहली ask, does it mean that heat will not be transferred if the temperature of two objects is the same? अब पहेली के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि बाय चांस आपका जो टू ऑब्जेक्ट्स हैं अगर उनका टेम्परेचर सेम हो, मतलब दोनों ही गर्म हो और सेम लेवल पे ही गर्म हो, तो अब क्या हीट ट्रांसफर नहीं होगी। ओके, अब से अब पहली ये क्वेश्चन पूछना चाहती है। आपके पास अब आगे एक्टिविटी है 3.6। टेक अ रोड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन। अब आपने क्या करना है,
एक आपने रॉड या फिर फ्लैट स्ट्रिप लेने, जैसे यहाँ पे दिखाई हुई है मेटल की। मेटल आप कोई भी ले सकते हो, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, कुछ भी ले सकती हो। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीस ऑन द रोड। अब आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपको स्मॉल स्मॉल पीसेस दिखाए हैं, क्या है ये, वैक्स के पीसेस है, समझते हो ना, मोम मोम के पीसेस है, मोम लगाए हुए, मोम चिपकाए हुए हैं यहाँ पे। दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस, एंड आपके जो ये पीसेस है ना, ये ना मतलब इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए नियरली, ठीक है। क्लैंप द रोड टू अ स्टैंड। अब आपने क्या करना है, ये जो रोड है आपने इसको किसी स्टैंड पे लगा देना है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है, जैसे यहाँ पे भी दिखाया हूँ आपको, आपने यहाँ पे ब्रिक्स के बीच में इसको, इंटो के बीच में आपने इसको रोड को यहाँ पे खड़ा कर दिया, ऐसे मतलब कि ऐसे स्टैंड कर दिया। इफ यू डोंट फाइंड अ स्टैंड, यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रोड इन बिटवीन ब्रिक्स, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रोड एंड ऑब्जर्व। अब आपने क्या करना है, आपकी जो ये रोड है, आपने इसके अदर एंड को यहाँ पे कैंडल से हीट करना है, ओके। वट हैपन टू द वैक्स पीसेज। तो अब आप क्या देखोगे, क्या होगा, ये जो वैक्स के पीसेज है, डू दीज पीसेज बिगिन टू फॉल। क्या ये पीसेज जो है ये फॉल करना मतलब नीचे गिरना शुरू कर देंगे, क्योंकि मोम है, मोम तो पिघल जाएगा अगर यहाँ पे इनको फ्लेम लगेगी, ठीक है। तो विच पीस फॉल्स द फर्स्ट, डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। क्या आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे हीट का क्या ट्रांसफर होगा। अगर हीट का ट्रांसफर होगा तो कैसे होगा, कि जो एंड आपकी कैंडल के पास है उधर से आपके दूसरे एंड की साइड मतलब हीट का ट्रांसफर होगा, ओके। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द होटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। ये जो प्रोसेस होती है आपका हीट का ट्रांसफर करना, मतलब एक कोल्डर साइड से, कोल्डर एंड ऑफ ऑब्जेक्ट से, सॉरी हॉटर एंड ऑफ ऑब्जेक्ट से कोल्डर एंड ऑफ ऑब्जेक्ट की साइड, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो आपको एक्टिविटी दिखाई हुई है, यहाँ पे आपको एक रोड दिखाई हुई है, रोड को आपने स्टैंड करने के लिए इसको ब्रिक्स के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। एंड वन साइड आपने यहाँ पे कैंडल को ब्लो किया हुआ है, ठीक है। अब कैंडल की फ्लेम से क्या होगा, और यहाँ पे आपने यहाँ पे मोम लगाया हुआ है, वैक्स लगाई हुई है, ठीक है। तब जैसे जैसे यहाँ पे फ्लेम जैसे जैसे आपकी कैंडल आपकी उसमें रॉड में जाएगी, तो क्या होगा, जो आपकी वैक्स है वो पिघल के नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मेनली हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। हीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है, होटर एंड से कोल्डर एंड की साइड हो रहा है, ठीक है। एंड इसी प्रोसेस को जब हीट का ट्रांसफर होता है किसी होटर एंड से कोल्डर एंड की साइड, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन, ओके। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम होटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। यहाँ पे होटर एंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेम चलाई हुई है कैंडल की, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल चली हुई है ना, तो यहाँ पे ये होटर एंड हो गया। तो अब आपकी जो हीट है वो ट्रांसफर होना इधर कोल्डर एंड की साइड शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट जो आपकी यहाँ पे ये वैक्स है, सबसे पहले ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगी पिघल के, आफ्टर दैट दिस वन, आफ्टर दैट दिस वन, ओके। तो ये आपकी जो प्रोसेस है ये क्या है, कंडक्शन है। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अब अगर कोई सॉलिड चीज है तो वहां पे हीट का जो ट्रांसफर होगा वो कंडक्शन प्रोसेस से होगा। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजिली। क्या आपको ऐसा लगता है कि सभी सब्सटेंसेस हीट को इजिली कंडक्ट कर लेते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल्स। अब आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो आपके फ्राइंग पैन वगैरह होते हैं उनमें जो उनका उनको जो मतलब कि उनको हैंडल करने के लिए जो उनका हैंडल होता है वो वुडन या प्लास्टिक कलर की उस पर कवरिंग की होती है ना। तो कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। क्या आपने वहाँ पे क्या किया, आपका फ्राइंग पैन है, आपने उसके जहाँ से आप उसको हैंडल कर रहे हो उस पर रबर की कवरिंग कर दी है। क्या अब आप उस फ्राइंग पैन को, और वो मतलब कि गर्म हुआ है, ठीक है, हॉट फ्राइंग पैन है, अब आप उसको मतलब कि ऐसे उठा सकते हो, तो ऑफ कोर्स हम उठा सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या किया है, रबर की कवरिंग, रबर की कोटिंग कर दी है, ठीक है। दैट्स वाई। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3.7। एक्टिविटी मैं आपको बाद में कराती हूँ, पहले ये पढ़ लेते हैं हम एक बार। टच द अदर एंड, एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल पॉइंट 3, ओके।
The material which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. For example, aluminium, iron and copper. अब क्या होता है कि जो materials heat के transfer को easily allow कर देते हैं उनको हम बोलते हैं conductors of heat. The materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. जैसे कि आपके पास आप metals वगैरह होते हैं, ठीक है ना, जैसे आपके metals के आपके नेम लिखे हुए हैं, स्पेशल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, and the materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat, जैसे कि प्लास्टिक एंड वुड. ओके, पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स. एंड जो आपके हीट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं उन्हीं को हम इंसुलेटर्स भी बोलते हैं. ओके, कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिस मटेरियल से आपकी हीट इजीली पास कर जाए, ठीक है, वो होते हैं आपके कंडक्टर्स, जैसे कि आपके एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड आपके इंसुलेटर्स कौन से होते हैं, जो आप मटेरियल आपकी हीट को नहीं पास होने देते उनको हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर्स. ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक, वुड, एंड इन्हीं पुअर कंडक्टर्स को हम इंसुलेटर्स भी बोलते हैं. द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. आपका जो पानी होता है या जो आपकी हवा होती है ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है. देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंसेस. तो इन सब्सटेंसेस में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है. ओके, आपकी एक्टिविटी रह गई थी आपकी 3.7. हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर. आपने क्या करना है, वाटर को किसी स्मॉल पैन या बीकर में हीट करना है, गर्म करना है. कोलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील, स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर. डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल इन हॉट वाटर. वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स के लिए आपने वेट करना है. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, आपने क्या करना है, कुछ आपने पानी लेना है बीकर में, उसको गर्म करना है, उसमें आपने मतलब जैसे वुडन थिंग्स भी डिप करनी है उसमें, एंड वुडन थिंग्स भी डिप करनी है उसमें, एंड मेटेलिक थिंग्स भी डिप करनी है. आप क्या देखोगे, जो वुडन थिंग्स है ना वो इजिली गर्म नहीं होंगी, ठीक है ना, और आपकी जो मेटेलिक थिंग्स हैं वो इजिली गर्म हो जाती है, बिकॉज क्योंकि जो आपकी मेटेलिक थिंग्स हैं जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह, ये आपके कंडक्टर्स होते हैं, ये आपकी हीट को इजिली पास करा देते हैं. इनमें से हीट जो होती है इनमें से इजिली पास कर जाती है, तो इनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स. एंड आपकी जो प्लास्टिक या वुड वगैरह होती हैं ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के. इनमें से जो हीट होती है वो इजिली पास नहीं कर पाती या पास ही नहीं करती, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स भी बोलते हैं. एंड आपका जो वाटर एंड एयर है ये आपके पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं. ठीक है, next is activity 3.8. Take a round bottom flask. If flask is not available, a beaker can be used. Fill it two-thirds with water. Place it on a tripod or make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. Wait till the water in the flask is still. Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask, gently using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. Write your observation in your notebook and also draw a picture of what you observe. ओके, इसमें आपको क्या करना है, आपने एक राउंड फ्लास्क लेनी है. ठीक है, या आप बीकर भी ले सकते हो. आपने उसमें क्या करना है, उसके 2/3 तक वाटर डाल देना है, मतलब कि आधे से ज़्यादा उसमें पानी से भर देना है वो. उसके बाद आपने क्या करना है, उसको एक ट्राइपॉड स्टैंड पे खड़ा रखना है. उसके नीचे अब आपने क्या करना है, फ्लेम चलानी है. ओके, एंड सेकेंड कंडीशन आपने क्या लेनी है, दोबारा फिर आपने एक बीकर लेना है, उसमें आपने आधे से ज़्यादा पानी डालना है. अब आपने क्या करना है, उसके नीचे पोटेशियम पर मैग्नेट के फ्लास्क के नीचे मतलब कि स्ट्रॉ की हेल्प से क्रिस्टल्स डालने. उसके बाद आपने उसको गर्म करना है. ओके, राइट योर ऑब्जर्वेशंस. अब आपने अपने ऑब्जर्वेशंस लिखना है. तो अब आप क्या नोटिस करोगे, when water is heated the water near the flames get hot. ठीक है, जब पानी गर्म होता है ना, जो पानी मतलब कि फ्लेम्स के पास होता है वो गर्म होता है. हॉट वाटर राइजेज अप. अब जो पानी गर्म हुआ है वो पहले ऊपर जाएगा. द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टुवर्ड द सोर्स ऑफ हीट. अब जो ठंडा पानी है वो उसके पास फ्लेम के पास आएगा. दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइज. अब ये जो वाटर है ये भी गर्म होगा और फिर ऊपर चढ़ जाएगा. ओके, जैसे आपको दिखाया हुआ है, ये कन्वेक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ये फ्लेम है, ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड होता है, आपने इसमें फ्लास्क में पानी डाला हुआ है. अब जब ये आप यहाँ पे फ्लास्क में पानी डाला हुआ है तो आप यहाँ पे नोटिस क्या करोगे कि जो वाटर यहाँ पे कॉन्टैक्ट में है इसके साथ, पहले ये गर्म हुआ, ये ऊपर चला जाता है. उसके बाद जो ठंडा पानी होता है इसी फ्लास्क के अंदर वो इसके पास आता है, वो गर्म होता है, दोबारा फिर ऊपर चला जाता है वो.
दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, एंड ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है ऐसे ही जब तक सारा पानी गर्म नहीं हो जाता। ठीक है, इस मोड को, इस हीट की ट्रांसफर को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। यहाँ पे हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है वो किस प्रोसेस से हो रहा है, कन्वेक्शन से हो रहा है। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, तो अब हमने बताना है कि जो हीट है वो एयर में कैसे ट्रेवल करती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, एंड किस डायरेक्शन में स्मोक मतलब मूव करती है। ओके, द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइसेस, अब जो एयर होती है हीट सोर्स के पास वो भी पहले गर्म हो जाती है एंड फिर ऊपर चढ़ जाती है, वो राइज कर जाती है। ठीक है, जो फिर एयर जो कूल्ड होती है और जो एयर आसपास ठंडी प्रेजेंट होती है वो उस प्लेस पे आती है, फिर वो गर्म होती है, फिर ऐसे ही वो भी हीट होके ऊपर राइज कर जाती है। ठीक है, आगे हमारे पास एक्टिविटी है लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, डू योर हैंड फील इक्वली हॉट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक कैंडल चलाना है, एक हाथ आपने अपनी कैंडल के ऊपर रखना है, एक उसके साइड में रखना है ऐसे। ठीक है, जैसे ये आपने ऊपर रखा हुआ है, ये साइड में रखा हुआ। अब आपने ये बताना है जो मतलब कि हॉटर आपके इस वाले हैंड को लग रहा है, क्या वो इसको भी लग रहा है, नहीं ना, सेम फीलिंग तो नहीं आएगी ना। ओके, तो आपने बताना है इफ नॉट विच हैंड फील्स होटर एंड वाई, जो आपके ऊपर वाला पोर्शन में हैंड है वो आपको ज्यादा गर्म लगेगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये वाला हैंड डायरेक्टली आपकी फ्लेम के कांटेक्ट में है। ओके, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये कि जब आप ऐसे हैंड्स करोगे तो थोड़ा मतलब डिस्टेंस पे ही रखना है। नोटिस दैट टुवर्ड द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे कि जो एयर है वो कन्वेक्शन से हीट होती जा रही है। देयर फॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, इसलिए जो आपके फ्लेम के ऊपर हैंड है वो आपको ज्यादा गर्म लगेगा। ऑन द साइड however there is no convection and air does not feel as hot as at the top, इसलिए यहाँ पे जो आपका साइड वाला हैंड है, जैसे ये ऊपर है ये साइड वाला, जो साइड वाले हैंड है इस पे आपको ज्यादा गर्म नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई कन्वेक्शन नहीं हो रहा है। ओके, द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना, ठीक है, जो पीपल्स कोस्टल एरियाज में रहते हैं ना उन्होंने एक इंटरेस्टिंग मतलब कि फिनोमिनन देखा हुआ है, एक इंटरेस्टिंग थिंग नोटिस की होगी। ड्यूरिंग द डे टाइम में क्या होता है, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, दिन के टाइम में क्या होता है कि जो धरती होती है ना, जो लैंड होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है वाटर के कंपैरिजन में। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स वाटर, तो अब जब लैंड गर्म है तो इसके ऊपर जो एयर होगी वो भी गर्म हो जाएगी। द एयर ओवर द लैंड्स बिकम हॉटर एंड राइजेस अप, अब वो ऊपर की ओर चढ़ जाती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टुवर्ड्स द लैंड, अब क्या होएगा कि जो कूलर एयर जो सी के पास है वो लैंड के पास आएगी, लैंड के पास आके वहां पे स्पेस लेगी। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी, अब क्या होगा जो वार्म एयर है लैंड से वो सी के पास जाएगी एंड सी के पास जो ठंडी हवा है जो कोल्ड एयर है वो लैंड के पास आएगी। ठीक है, तो इससे एक ऐसी एक साइकिल कंप्लीट होती है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज, ठीक है, एंड जो एयर सी के पास से आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी, जिससे सी ब्रीज की जो कूलिंग है कूलर एयर होती है उसको रिसीव करने के लिए जो विंडोज होती है ना कोस्टल एरियाज में, उन विंडोज ऑफ द हाउसेज जो होते हैं कोस्टल एरियाज में वो सी के साइड फेस करते हुए बनाई जाती है। और नाइट के टाइम में क्या होता है कि जो वाटर है द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली, रात के टाइम में क्या होता है जो पानी आपके मतलब कि सी के अबव है, मतलब कि जो सॉरी जो द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, क्योंकि जो पानी है वो कम देरी से ठंडा होता है एज कंपेयर टू लैंड। ठीक है, तो अब जो ठंडी हवा होगी ना वो आपकी लैंड से सी की साइड आएगी और इसी को हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म, जैसे ही हम मतलब कि सन में आते हैं बाहर तो हमें गर्म लगता है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस, तो जो ये सन से जो हवा होती है मतलब कि जो हीट होती है वो कैसे हम तक आती है। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेंशन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ठीक है, तो मतलब कि हम तक कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो कंडक्शन होगा ना कन्वेंशन होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एयर जो है वो मीडियम प्रेजेंट होता ही नहीं है अर्थ एंड सन के बीच में, मतलब कि बोथ से स्पेस में। एयर तो सिर्फ जो हमारे आसपास का है हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। अगर हम थोड़ा और अबव जाएं, ठीक है ना, जैसे हम अप जाएंगे अपने इन्वायरमेंट में तो एयर वहां पे प्रेजेंट नहीं होती। ओके, फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन, तो जो सन से हमें हीट मिलती है वो हमें अनदर प्रोसेस से मिलती है दैट इज बाय रेडिएशन।
हमें जो हीट मिलती है सन से वो किस फॉर्म में मिलती है, वो हमें रेडिएशंस की फॉर्म में मिलती है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जो हीट का ट्रांसफर रेडिएशंस के वे में होता है उसमें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। जो रेडिएशंस के फॉर्म में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है उसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, चाहे मीडियम हो चाहे ना हो। ठीक है, तो रेडिएशंस के जो हीट हमें सन से रेडिएशन के फॉर्म में मिल रही है इसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मीडियम हो या ना हो हमें सन से रेडिएशंस मिलती रहेंगी। ओके, when we sit in front of a room heater, we get heat by this process. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surrounding by radiation. क्योंकि जो hot utensils होता है ना, अगर हम उसे फ्लेम से दूर कर देते हैं, ठीक है, तो वो ठंडा होता जाता है क्योंकि उसकी जो हीट होती है वो उसके सराउंडिंग में बाय रेडिएशन ट्रांसफर होती रहती है। अवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी में भी ऑलवेज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती हैं। ठीक है, जब हमारे सेल्स में, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमारे सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जो हम फूड खाते हैं, फूड का इंटेक करते हैं, जब उसका ब्रेक डाउन होता है तो उस टाइम भी क्या होता है, उन प्रोसेसेस में भी हीट का फॉर्मेशन होता है, हीट इवॉल्व होती है हमारी बॉडी में भी। तो हमारी बॉडी भी क्या करती है, वो जो हीट हमारी बॉडी में इवॉल्व होती है उसको रेडिएशन के थ्रू ही रिमूव कर देती है अपने सराउंडिंग में, एंड सराउंडिंग से रेडिएशन का ही इनटेक कर लेती है। ओके, ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जितनी भी हॉट बॉडीज होती है सभी हीट को रेडिएट करती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। जब भी कोई बॉडी हीट को रेडिएट करती है तो हीट क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट पे डलती है तो उसका कुछ पार्ट तो वो रिफ्लेक्ट कर देती है, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड को ट्रांसमिट कर देती है। ओके, द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। एंड जो एब्जॉर्ब पार्ट, जो भी ऑब्जेक्ट इसको टेम्परेचर, जो भी ऑब्जेक्ट हीट को एब्जॉर्ब करेगा उसकी वजह से क्या होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। वाई वाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। इसीलिए आप जब, मतलब कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि हाँ जब आप सन में जा रहे हो तो अम्ब्रेला लेके जाओ, क्योंकि उससे क्या आएगा, क्योंकि जो आपकी हीट है ना, आपकी जो हीट है वो आपकी जो अम्ब्रेला है उसी पे पड़ जाएगी, है ना, आप पे डायरेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं लगेगी अबव से, ऊपर से। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा राइज नहीं कर पाता। काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर्स एंड विंटर। You know that in summers we prefer light colored cloth and in winter we usually wear dark colored cloth। ये आपने देखा होगा, समर्स में हम लाइट कलर्ड क्लॉथ पहनते हैं, जैसे ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर डाल दिया। ओके, थोड़ा क्रीमी कलर डालते हैं ना, तो ऐसा क्यों। एंड विंटर्स में हम डार्क कलर क्लॉथ डालते हैं, ब्लैक कलर के डाल दिया, ओके, ब्लू कलर के डाल दिया, ऐसे। तो वाइट इज, लेट अस फाइंड आउट। आपके पास यहाँ पे भी एक एक्टिविटी गिवन है। टेक टू आइडेंटिकल टिन कैंस। आपने दो टीन कैंस लेने हैं। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड वन ऑफ द वाइट। आपने इन दो कैंस में से एक में आपने ब्लैक पेंट करना है बाहर की साइड, एंड एक में आपने व्हाइट कलर करना है। पॉर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। अब आपने क्या करना है, दोनों में सेम अमाउंट का पानी डालना है, दोनों में सेम पानी डालना है, एंड आपने इनको 1 आवर के लिए क्या करना है, सन के सामने रेडिएशन में रखना है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन। अब आपने थोड़े टाइम के बाद क्या करना है, टेम्परेचर को मेजर करना है दोनों कैंस में। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर। क्या आपको कोई डिफरेंस नजर आएगा, ऑफ कोर्स नजर आएगा, है ना, क्योंकि इनमें जो हमने पेंट किया बाहर वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का किया है ना। तो ये डार्क कलर का है, ये लाइट कलर का है। तो जो डार्क कलर है इसमें जो, मतलब जो रेडिएशंस होंगी वो कम एब्जॉर्ब होंगी, तो ये वाला जो वाटर है एज कम्पेयर टू थोड़ा कूलिंग रहेगा। विच कैन इज द वाटर वार्मर, यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द टू कैंस। आपको मतलब कैंस को जब टच करोगे उससे भी आपको पता चलेगा। ये पढ़ के बता देती हूँ आपको। वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउसेस कूल और वार्म। मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स को, जैसे कोल एंड वुड को यूज करते हैं अपने हाउसेस को ठंडा और गर्म रखने के लिए। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय हीट एंड कोल्ड आउटसाइड। दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग आउटर walls of buildings so that they have trapped layers of air. One way of doing this to use hollow bricks which are available these days। हम hollow bricks का यूज भी करते हैं इन दिनों। ओके,
यहाँ पे भी आपके पास एक्टिविटी में यही लिखा हुआ है कि आपने जैसे एक्टिविटी 3.10 में क्या किया था, आपने सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर डाला था, ठीक है, अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस, आपने इनको रूम टेम्परेचर पे रख देना है, ठीक है, फिर शेड में रख देना है। तो आप उसके बाद इसका टेम्परेचर देखोगे 10 to 15 मिनट्स के बाद कि जो टेम्परेचर है दोनों पानी का, दोनों वाटर्स का, क्या वो सेम रहेगा टेम्परेचर। डू दिस एक्टिविटी सुजेस्ट टू यूज द रीजन वाई इट्स मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आपको वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए गर्मी में, एंड विंटर्स में आपको डार्क कलर्ड क्लोथ्स क्यों वियर करने चाहिए, क्योंकि जो डार्क सरफेस होता है ना वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, एंड इसलिए हमें मतलब कि डार्क कलर्ड क्लोथ्स में गर्मी लगती है और हम इन्हें विंटर्स में डालते हैं, है ना। एंड जो लाइट कलर्ड क्लोथ होते हैं, ये जो हीट इन पे डलती है ये मोस्ट ऑफ द हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं जो इन पे हीट डल रही है, तो इसलिए हमें मतलब गर्मी कम लगती है समर्स में। ओके, मैं एक बार दोबारा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो डार्क कलर्ड क्लॉथ्स होते हैं ना, इन पे जो हीट डलती है ये इस हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, इसकी वजह से हमें मतलब विंटर्स में डार्क कलर्ड क्लॉथ्स डालने चाहिए, क्योंकि उन्होंने एब्जॉर्ब किया हीट को, तो हमने डाले हुए हैं तो ये हीट हमारी बॉडी में ट्रांसफर करेंगे। ओके, और हमें समर्स में लाइट कलर्ड क्लॉथ इसलिए डालने चाहिए क्योंकि ये क्या करते हैं, जो इन पे हीट डलती है तो ये इसको रेडिए इसको क्या करते हैं ये इसको इस हीट को ये क्या करते हैं, इसको मतलब कि रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं, ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते। ओके, तो हमें क्या होता है समर्स में मतलब थोड़ा कूलिंग महसूस होती है, ठीक है। वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर, जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं हमें विंटर्स में वार्म रखते हैं। इन द विंटर्स वी यूज वुलन क्लॉथ्स, विंटर्स में हम वुलन क्लॉथ्स यूज करते हैं क्योंकि जो वूल होता है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, जो एयर होती है वो वूल फाइबर्स में ट्रैप हो जाती है, एंड यही एयर हमें प्रिवेंट करती है हीट से और बॉडी को कि कोल्ड सराउंडिंग्स, सो वी फील वार्म, इसलिए हमें वार्म लगता है। ओके, suppose you are given the choice in winter of using either one thick blanket or two thin blankets joined together. What would you choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blankets. अब आपको यहाँ पे एक और बात बताई हुई है आपको, एक तो एक वन थिक ब्लैंकेट दिया जा रहा है एंड आपको टू थिन ब्लैंकेट्स दिए जा रहे हैं, मतलब कि एक मोटा कंबल दिया जा रहा है आपको एंड दो आपको थोड़े पतले पतले से कंबल दिए जा रहे हैं सर्दी के टाइम, तो आप कौन सा लेना ज़्यादा प्रेफर करोगे। ओके, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, एंड ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है।